फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पर चर्चा करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल नंबर 49, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यदि हम एमएसपी दे देते हैं, लीगल कर देते हैं, तो इसका रिपरकशन क्या होगा और क्या सच में ही फार्मर्स को भलाई होगा इससे। तो जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है लाइक अशोक गुलाटी जानते हो ना, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, और इस तरह के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये गलत निर्णय होगा, एमएसपी नहीं देना चाहिए, एमएसपी देने से खराब हो जाएगा और सब फार्मर्स को फायदा होने वाला भी नहीं है। तो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या गणित है, इसके पीछे क्या डेटा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड नंबर 50, अब वाटर एक्ट। देखो वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट है, फिर पार्लियामेंट कैसे लॉ ला दिया, उसमें पार्लियामेंट ने कैसे लॉ बना दिया, तो ये भी समझोगे, क्योंकि देयर इज अ स्पेशल कंडीशन कि स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी पार्लियामेंट बना सकता है, या दो से अधिक स्टेट पार्लियामेंट के पास जाए बोलने के लिए कि सर हमको एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन बना दीजिए, तो पार्लियामेंट ये काम कर सकता है, और भी पार्लियामेंट के पास सकती है स्टेट डोमेन में जाने का। तो देखो वाटर एक्ट जो 1974 का था उस पर संशोधन किया गया, आज जाने का प्रयास करेंगे जो संशोधन किया गया है। तो क्रिटिक्स क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि सेंटर का कंट्रोल ज़्यादा नजर आ रहा है इस बार के वाटर एक्ट में, तो ये समझने का प्रयास। एंड लास्ट 151 जो कि बहुत ही अलग अनोखा एडिटोरियल है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये एडिटोरियल को लिखा है। समझे, तो हायर एजुकेशन स्पेस में अभी तक जितने भी पढ़ाए जाते हैं वो सब मैक्रो सब्जेक्ट्स, MACRO, मैक्रो, जैसे फिजिक्स पढ़ा दिए, जैसे मान लो कि बीटेक में पढ़ाया जा रहा है तो मैकाट्रॉनिक्स पढ़ा दिए, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अभी जरूरी है कि माइक्रो सब्जेक्ट्स भी हो। माइक्रो सब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्किल डेवलपमेंट, हाँ एप्लीकेशन बेस्ड, और जो चाहिए कहीं पे भी आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, कहीं पे भी आपको जॉब मिलेगा, तो उसके लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए। जैसे मान लो कि बीटेक का कोई विद्यार्थी है, उसने अपना ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा, मगर जब जहाँ उसका प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ उसको चाहिए C++, उसको चाहिए जावा चाहिए, और वो जावा उसमें बीटेक में पढ़ा ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इस तरह का बहुत सारा स्किल्स होता है। तो जो यूजीसी के जो चेयरपर्सन उन्होंने कहा कि अब हायर एजुकेशन सिस्टम में ना दोनों ही चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा, मैक्रो प्लस माइक्रो। मैक्रो तो शुरू से हो रहा है, माइक्रो भी डालने की जरूरत है, तो क्या है समझने का प्रयास करेंगे। और मैं कहूँगा कि ये भी वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। 49, लीगल गारंटी फॉर एमएसपी विल नॉट एड्रेस द रियल कंसर्न ऑफ फार्म सेक्टर। यदि हम एमएसपी दे दिए, बहुत सारे क्रॉप्स पे भी दिए एमएसपी दे दिए, तो ये भी जो रियल प्रॉब्लम है फार्मर्स का वो कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। टॉपिक ये है, सिलेबस देख लो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, पीडीएस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, और ये आया था तुम्हारा बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में 16 फरवरी को। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब समझते हैं कि मामला क्या है। जानते हो अभी भी किसान आंदोलन चल ही रहा है ना, किसान आंदोलन चल रहा है। अब देखो नॉर्मल जो आदमी का जो व्यवस्था है ऑफिस जाने का, एक जगह से दूसरी जगह, वो ठप नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उन लोग का भी तो राइट टू लाइफ है, आपका राइट टू डेमोक्रेटिक प्रोटेक्ट है, तो उन लोगों को भी राइट टू लाइफ है, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। खैर उसमें हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है कि जो भी फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका क्या डिमांड है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड क्या है इन लोग का। तो ये सभी चीज़ जो देख रहे हो फर्स्ट पेज में, ये सब डिमांड है इनका। ये बोले कि एक लॉ लाइए और सब क्रॉप्स के लिए, सभी क्रॉप्स के लिए विद्यार्थी, सोचो कितना बड़ा बात है, सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स करिए। नंबर 1, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है बच्चे लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब कि कम से कम आप जब फसल पैदा कर रहे हो, क्रॉप्स जब उगा रहे हो आप, तो इतना इतना प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि मान लो कि
एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी रियल डेटा बताऊंगा। जैसे मान लो कि 1 kg राइस का एमएसपी रख दिया गया लेट से 100 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टचिंग द एग्जाम्पल ताकि आसान हो समझने में। 1 kg राइस के ऊपर 100 रुपीज़ एमएसपी है। मान लो कि मार्केट वैल्यू जानते हो, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। यदि मार्केट वैल्यू 80 रुपया हो गया तो जो 20 रुपया है वो सरकार आके कंपनसेट करेगी। तो देख रहे हो ना, यदि समझने वाली बात है कि एमएसपी से यदि मार्केट प्राइस बिलो हो गया तो कंपनसेशन के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। मगर यदि सरकार इसी तरह बार बार इंटरफेयर करेगी तो फिर मार्केट डायनामिक्स का क्या होगा, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से सप्लाई और डिमांड चेन से चलता है। देखते हो ना, कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है और वही प्याज कभी बहुत सस्ता हो जाता है, कभी टमाटर बहुत महंगा हो जाएगा अभी टमाटर सस्ता भी हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इसको बोलते हैं मार्केट डायनामिक्स, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। अब मान लो कि सभी चीज पे यदि एमएसपी फिक्स कर दे तो क्या मार्केट डायनामिक्स काम कर पाएगा? और इससे प्राइवेट जो प्लेयर है, बच्चे लोग जो प्राइवेट प्लेयर है जो सामान खरीदता है वो डिस्करेज हो जाएगा, वो मार्केट से हट जाएगा और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा फार्मर्स को ही, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही। तो समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में। देखो कि पहला जो चार्टर में क्या फर्स्ट डिमांड क्या है कि एमएसपी दे दीजिए सभी क्रॉप्स के ऊपर। और देखो, और 2021 में जब एजिटेशन ये लोग बंद किया, ध्यान रहे हो ना कि लंबा एजिटेशन किया था कोविड के टाइम में भी, है ना, बहुत लंबा, लगभग 1 साल 1.5 साल चला था। उस समय मोदी सरकार ने 3 फार्म एक्ट लाया था, 3 फार्म एक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्ट था। तो उसी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था वहाँ पे, वही दिल्ली वाला एरिया में, हरियाणा वाला बॉर्डर एरिया में। तो वहाँ पे ये लोगों ने बोला, ये लोगों ने एजिटेशन खत्म किया था यही बोल के कि आप हमको लिखित में दीजिए कि एमएसपी आप दोगे। मैं जानता हूँ कि एमएसपी में कोई लीगल बैकअप नहीं है अभी तक, खाली मौखिक रूप से है, लीगल बैकअप नहीं है, मतलब कोई उसके लिए कोई कानून पारित नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना है। हाँ, अभी तक भारत में 23 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दिया आता है और ये 23 क्रॉप्स में शुगर कैन के ऊपर जो एमएसपी दिया आता है उसको हम एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। और यही केवल एक लीगल बैकअप है जिसमें सरकार नहीं देती पैसा। सरकार बोलती है मिल्स से, शुगर कैन मिल्स को, कि कोई भी किसान यदि आपको लेके आया, आपके पास फसल लेके आया, शुगर कैन लेके आया, तो आपको खरीदना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो उस जोन में हो, शुगर कैन एरियाज में हो। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? तो 23 क्रॉप्स में एक ही क्रॉप्स है जिसको लीगल गारंटी मिला है, वो क्या है? शुगर कैन है। और वही वहाँ पे हम एमएसपी को एफआरपी बोल रहे होते हैं। और ये भी जो शुगर कैन ऑर्डर 1966 से वहीं से डिराइव करके एफआरपी किसानों को मिला है, किसानों को उसका रिजल्ट मिला है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। यदि नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत कुछ समझ जाओगे। तो पहला समझ गए कि एमएसपी सभी क्रॉप्स पे होना, और यही शर्त की वजह से तुम्हारा 2021 में एजिटेशन को इन लोगों ने खत्म किया। अभी तक पूरा नहीं हुआ, ऐसा किसान का मानना है, इसलिए फिर आंदोलन। दूसरा क्या है कि जो स्वामीनाथन कमीशन का जो फॉर्मूला था कि एमएसपी होना चाहिए C2 + 50%, तो अभी थोड़ी देर में समझो कि A2 + FL और C2 और ये 50% क्या होता है, तो थोड़ी देर में समझोगे, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो सरकार का मानना क्या है कि हम A2 + FL + 50% देंगे, हम C2 नहीं देंगे। जबकि स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा था कि C2 भी दीजिए इन लोग को। अब C2 क्यों नहीं दिया सरकार ने? C2 देगा तो बहुत एक्स्ट्रा बर्डन होगा ना सरकार के ऊपर, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, समझा? वो C2 का मतलब वही बोला कि इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेंट ऑन द लैंड, ठीक है। ये इसका मतलब C2 का मतलब क्या है तुम्हारा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तुम्हारा रेंट के जो लैंड का ऊपर जो रेंट है। अब मैं ये दो टर्मिनोलॉजी को थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब मैं A2 + FL + C2 बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा। आगे देखो, तो समझ गए पहला डिमांड क्या है कि एमएसपी करिए सब क्रॉप्स पे, लीगल बैकअप दीजिए। दूसरा क्या है कि जो भी एमएसपी दीजिए C2 + 50% पे दीजिए। तीसरा क्या कि पूरा भारत में जो किसान ने लोन लिया है सबको वेवर कर दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। बताओ कितना नुकसान हो जाएगा, है ना? लगभग जो बोल रहे हो 18 लाख करोड़, अब ऐसा ही कुछ आंकड़ा होगा। इतना ज़्यादा फिर लाएगा कहाँ सरकार पैसा? तो ये डिमांड है। देखो, हाँ ये देखो चौथा नंबर, पेंशन स्कीम दीजिए फार्मर्स को और फार्म लेबरर्स को भी, जिसका 58 ईयर से ज़्यादा उम्र हो गया है, तो किसान को 5,000 पर मंथ
ठीक है, पर मंथ ही होगा शायद या पर ईयर होगा, जाके चेक कर लेना तुम लोग, है ना। 5000, यानी कि जिसका 58 ईयर से ज़्यादा हो गया उसको 5000 का पेंशन दीजिए। और दूसरी बात है कि स्क्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था रिसेंट टाइम में 2020 में, उसमें बात ये था, देखो अभी तक क्या है कि ये फार्मर सबको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, और जब फ्री वही सब्सिडी में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है तो आंख बंद करके यूज़ कर रहा है, उसका पानी नीचे से निकाल रहा है, ग्राउंड टेबल घट रहा है। तो ये अमेंडमेंट बिल में ये बात था कि इसके ऊपर भी स्मार्ट मीटर लगेगा, यानी कि बिजली महंगा हो जाएगा तो बोला कि वो क्लॉज हटा दीजिए, फार्मर्स बोल रहा है, ताकि हमको बिजली का जो आनंद मिल रहा है वो आनंद मिलते रहे फ्री सब्सिडी का। आया समझ में। लैंड एक्विजिशन एक्ट को फिर से री इंट्रोड्यूस करिए, ये भी है। और जो लखीमपुर खेरी में जो किलिंग्स हुआ था फार्मर सब का, है ना, उसको जस्टिस दीजिए, क्योंकि जानते हो बहुत सारे फार्मर मरे थे इसमें। और जो एमजी नरेगा, जैसे एमजी नरेगा कितना दिन का रोजगार होता है, 100 दिन का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में 50 डेज और भी हो सकता है, 150 दिन, तो उसको डबल कर दीजिए, यानी कि 200 कर दीजिए, ठीक है। और WTO जिसका हम मेंबर हैं वो वहाँ से हट जाइए, क्योंकि WTO का मेंबर बनने के चक्कर में फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ है, एज पर द फार्मर्स जो एजिटेट कर रहे हैं उन लोगों का मानना है, ठीक है। और भी डिमांड है कि जो फसल बीमा योजना जो कि अभी तक मैसिव फेलियर हुआ है, अच्छा काम नहीं हुआ, मतलब समझिए ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो बोला कि फसल बीमा योजना को ठीक ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करिए, क्योंकि फसल बीमा योजना किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे लोग जितना ही बताएं तुम लोग को, ये सब चार्टर है फार्मर्स का जो एजिटेट कर रहा है, ये चार्टर है, ये सीरीज ऑफ डिमांड्स, समझे। हाँ, तो देखो यही तुम्हारा 12 डिमांड्स, यही तुम्हारा 12 चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो सरकार के सामने में पेश किया फार्मर्स ने। आगे देखो, अब समझो कि एमएसपी क्या होता है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना मिलेगा ही मिलेगा आपको, इतना आपको सपोर्ट किया ही जाएगा, समझ गए। और देखो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ, तो मिड 1960 से स्टार्ट हुआ, वही 1966-67। और जो सबसे पहला जो क्रॉप है जिसको एमएसपी दिया गया वो व्हीट है, समझे। क्या है वो, व्हीट है, गेहूं है, वो गेहूं से यात्रा शुरू हुआ है। और उसी के लिए उस समय उस समय CACP बॉडी बनाया गया, जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, जो कि अटैच बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। बात समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रहे हैं। तो इस चीज को बढ़िया समझ लेना स्टूडेंट। और अभी तक भारत में कितने क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दिया जाता है, 23 क्रॉप्स के ऊपर। और शुगर कैन के लिए अलग नोमेनक्लेचर है, FRP बोले हैं ना स्टूडेंट, FRP फेयर एंड रिमेडी प्राइस। और ये एक्चुअली ये लीगल बैकअप है, इसमें बाकी का लीगल बैकअप नहीं है, बाकी के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं, वो मौखिक रूप से है। किसा देखो सरकार चाहेगी तो जो व्हीट है, राइस है, वो एमएसपी पे नहीं भी खरीद सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीगल बैकअप नहीं है। हाँ, मगर FRP एक लीगल बैकअप है, एक तरह से एमएसपी है, किसके लिए, शुगर कैन के लिए। और ये सरकार नहीं देती है पैसा, ये शुगर कैन मिल्स देती है। और जानते हो शुगर कैन मिल्स भी बहुत नुकसान में, बहुत घाटे में चल रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है, इसलिए हाँ वो भी अभी मना कर दिया गया। आ रहा है समझ में। और ये जो FRP का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुगर कैन प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1966 से डिराइव किया गया है, तब जाके इसको लीगल बैकअप मिला है FRP को। FRP किसके लिए स्टूडेंट, शुगर कैन के लिए। और FRP इज एमएसपी ऑफ शुगर कैन। और यही मात्र एक है, क्योंकि इसके लिए एक्ट बना है, वो ऑर्डर बना है, इसलिए समझे। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग है, यानी कि ये कोई लीगल बैकअप नहीं है स्टूडेंट, समझे। ये सरकार को मन होगा तो देगा, मतलब मैं बाकी 22 एमएसपी क्रॉप्स का बात कर रहा हूं, मैं FRP का बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुगर कैन का बात नहीं कर रहा हूं। आया समझ में ना। और किसके रिकमेंडेशन देता है, CACP, ठीक है, ये बॉडी संस्था के बारे में बताएंगे। तो CACP कहता है कि इतना इतना एमएसपी होगा, दे दीजिए, और सरकार को मन होगा तो देगा, और सरकार को मन नहीं होगा तो नहीं देगा, बात खत्म। तो वही लिखा गया नीचे ब्लैक कलर में, देख लो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका कोई लीगल बैकअप नहीं है, समझे। कोई इंटाइटलमेंट नहीं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा ये चीज़, समझे। ये कोई मैटर ऑफ डिमांड नहीं है, मैटर ऑफ राइट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि एमएसपी नहीं मिलेगा तो कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता है, क्योंकि इसका लीगल बैकअप है ही नहीं। किसान लोग का यही बोलना है कि आप बना दीजिए, एक्ट बना दीजिए। माँ यदि सरकार यदि बनाएगी एक्ट तो सरकार का बहुत नुकसान है जी।
और मार्केट डायनामिक्स पूरा पलट जाएगा। मार्केट डायनामिक्स, सप्लाई और डिमांड वाला जो चेन सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार भी नहीं जाना। और एक तो इलेक्शन ईयर, तो देख रहे हो ना, तो अभी बहुत दुविधा है। ये जो सिचुएशन है बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। आगे देखो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। देखो नाम सुन के ही पता चल जाता है ना, नाम पता, ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना किसके लिए होगा, है ना, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि MSP का क्या प्राइस होना चाहिए यही संस्था डिसाइड करेगा। और CACP तो लिखा गया, देखो CACP कोई तुम्हारा स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है, ये एक अटैच बॉडी है। किसके साथ स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो मिनिस्ट्री है उसके साथ ये अटैच बॉडी है, समझ गए ना। और ये केवल रिकमेंडेड करता है, घोषणा करने का, MSP देने का पूरा अधिकार भारत सरकार को है, ये केवल रिकमेंडेशन देता है। और देखो इसने क्या रिकमेंडेशन दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, A2 प्लस FL प्लस 50%। अभी मैं इसको खोलूंगा, A2 प्लस FL प्लस 50% क्या होता है, तो मैं थोड़ी देर में भी चर्चा करूंगा इसके ऊपर, समझ गए ना। और जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि MSP जो पहला जो स्टार्ट हुआ वो मिड 1960s में स्टार्ट हुआ, 66 और 67 में। और सबसे प्रथम किसको दिया गया MSP? व्हीट को दिया गया। और वो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, MS स्वामीनाथन जहाँ पे बहुत बड़े रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो सरकार MSP के, सरकार चाहेगी तो MSP पे खरीद सकती है, और सरकार चाहेगी तो नहीं भी खरीद सकती है, कोई लीगल कंपल्सन नहीं है। और जानते हो सरकार को PDS सिस्टम के लिए व्हीट और राइस चाहिए होता है, समझे। सबसे ज़्यादा जो सरकार जो खरीदती है MSP पे वो व्हीट और राइस ही खरीदती है, ज़्यादातर राइस खरीदती है, ठीक है। राइस 35% to 40% तक राइस प्रोक्योर करती है आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जैसे अभी भारत में 130 मिलियन टन है ना प्रोडक्शन राइस का, तो उसका 35 से लेकर 40% तक सरकार प्रोक्योर करती है, लेती है। सरकार का कौन सा एजेंसी लेता है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? PDS के लिए। राशन का, राशन मिलता है, राशन कार्ड पे राशन सब मिलता है। हाँ, अब तो सरकार ने बोल दिया कि आप 2 रुपये 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री है। तो उसके लिए अभी देखो सब जरा प्रोक्योरमेंट होने वाला राइस और व्हीट ही है। तो सरकार क्या MSP यहीं पे, देखो सरकार पूरा भारत में सब किसान से नहीं लेती है। मैं तुम लोगों को बताऊं, पंजाब के किसान, हरियाणा का किसान, तेलंगाना का किसान, आंध्र प्रदेश किसान, यही जो 4-5 राज्य है वहीं से केवल प्रोक्योर करती है, बाकी कहीं बिहार से नहीं करती है, ना UP से करती है, बात समझो। इसलिए जो सरकार अभी जो MSP में प्रोक्योर कर रही है वो भी 3-4 स्टेट से ही कर रही है। तो MSP लगा भी देगी तो किसको बेनिफिट होगा? पूरा भारत को तो बेनिफिट होने वाला है ही नहीं। और जो किसान जो आंदोलन कर रहा है वो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ किसान है, बात समझ पा रहे हो ना। देखो तो गवर्नमेंट वही बोला, व्हीट और पैडी खरीदती है MSP पे, ठीक है। और देखो गवर्नमेंट के लिए क्या है, थोड़ा एक तो पॉलिटिकल नीड भी हुआ था किसान, क्योंकि बहुत बड़ा वोटर्स है, और दूसरी बात है कि सरकार को PDS भी चलाना है। तो दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में सरकार MSP में दे देती है अपना। और किसको किसको फायदा हो रहा है, किस किस राज्य के किसान को फायदा हो रहा है, तो ये तुम लोग बता चुके हैं, तुम लोग समझ सकते हो। अब देखो मुद्दा आते हैं, A2 क्या होता है, FL क्या होता है, C2 क्या होता है, 50% क्या होता है। सबसे बड़ा बात है 50% क्या होता है। खाली वहाँ पे खाली 50% लिख देगा, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए एक चीज़। तो A2 क्या होता है? देखो A2 का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो आप लगा रहे हो, सीड जो लगा रहे हो, नहीं तो उसको सीड को क्रॉप बनाने में क्या क्या मेहनत लगा। जैसे एग्जांपल देखो, सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल, मैन्योर, कॉस्ट ऑफ हायर एंड ओन बुलक लेबर, मशीन लेबर लगता है ना, ट्रैक्टर लगता है स्टूडेंट, है ना, बुलक कार्ट लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, पानी लगता है, दुनिया भर का चीज़ लगता है। तो ये जो भी आप लगा रहे हो कितना रुपया होगा सब मिला के, दैट्स कॉल्ड A2। समझ में आया ना, इसको कहते हैं A2 कहते हैं। एट द सेम टाइम हमें सेकेंड और थर्ड पॉइंट भी समझना चाहिए। ये तो हो गया आपका इनपुट कॉस्ट, सीड में कितना दाम लग रहा है, फर्टिलाइजर खरीदने में कितना लग रहा है, केमिकल खरीदने में, मैन्योर खरीदने में ये सब कितना लग रहा है, मशीन लेने में कितना लग रहा है, ये सभी चीज़। एट द सेम टाइम वर्किंग कैपिटल, इरिगेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो चीज़ हम खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे तो ट्रैक्टर का इंटरेस्ट भी चल रहा है उधर, वो भी चीज़, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदा ही गया इसलिए कि ताकि हम क्रॉप्स को ठीक से वो कर सके, क्रॉप को उगा सके ठीक से, है ना। डिप्रिसिएशन, मान लो कोई भी चीज़ खरीदा गया तो कोई भी एक ट्रैक्टर खरीदे हो तो पुराना हो जाता है ना, वो 10 साल बाद लगभग खराब होने की स्थिति में होता है, तो डिप्रिसिएशन हुआ, वो भी चीज़ ऐड करो उसमें, समझ गए ना। बार बार रिपेयरिंग करना पड़ता है मशीन सबको,
वो भी चीज़ ऐड करो तो इसको बोलते A2। तो सिंपल दृष्टिकोण से कहा जाए तो A2 का मतलब वो हर चीज़ इन्वॉल्व है, वो हर चीज़ का दाम इन्वॉल्व है जिसके वजह से क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, समझे, क्रॉप्स को ग्रोन किया जा रहा है। चाहे वो सीड का दाम हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का दाम हो, चाहे वो ट्रैक्टर का दाम हो, या ट्रैक्टर तुम्हारा पुराना था नया था और पुराना हो गया, रिपेयरिंग का दाम हो, इरिगेशन का दाम हो, वो सब तुम्हारा A2 के अंदर आएगा। आया समझ में? अब देखो आगे देखो, तो FL क्या है? FL इम्प्यूटेड फैमिली लेबर। अब देखो ये जो शब्द है इम्प्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस इम्प्यूटेड वर्ड को आप समझ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, C2 का भी और FL का भी। इम्प्यूटेड का मतलब क्या है? देखो, अच्छा देखो बच्चे लोग, तुम जो जाके खेत में काम करोगे और जो बहुत दिन से जो खेत में काम कर रहे हैं, दोनों में अंतर होगा। उन लोगों के पास कला है, उन लोगों के पास स्किल है काम करने का। फार्मर बनने के लिए भी स्किल चाहिए, ऐसा नहीं कि बाबू कुछ भी करना शुरू कर दिए, मेहनत चाहिए, स्किल चाहिए। इम्प्यूटेड का मतलब ही होता है स्किल। उन लोगों का जो स्किल है, उन लोगों का अपना जो इनहेरेंट जो चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग कर पा रहा है एग्रीकल्चर, तो उसका भी कॉस्ट, समझे। तो देखो वहां पे लिखा हियर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। बताओ एक घर से 5 आदमी काम कर रहा है, पांचों का स्किल लग रहा है ना, हाँ, उसमें पांचों का एंटरप्रेन्योरशिप लग रहा है ना, बुद्धि लग रहा है कि कितना उगाएंगे, तो सबका पैसा होना चाहिए, पांचों आदमी का पैसा होना चाहिए, उसका स्किल, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, इसी को बोलते हैं हम FL। समझ गए ना, इम्प्यूटेड फैमिली लेबर। अब इसमें जो फैमिली लेबर को ना ऑर्डिनरी ट्रीट नहीं किया गया, वो उसके तरह नहीं ट्रीट किया गया, लेबर की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। इसमें ये बोलना गलत होगा कि एक आदमी को 5,000 रुपया, एक महीना के लिए 5,000 रुपया, दूसरा आदमी को 10,000 रुपये, गलत बोलना होगा। अरे भाई, एक आदमी के पास बहुत स्किल है, उसको 5,000 में आप वो नहीं कर सकते, तौल नहीं सकते हो, आप उसको 10,000 में तौल नहीं सकते हो। उसका स्किल है, उसका एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बहुत दिन से कर रहा है, उसको बहुत नॉलेज है। जब कोई भी चीज़ में इम्प्यूटेड जुड़ जाए तो वो चीज़ वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसका भी पैसा। बात समझे ना, ये हो गया FL। एंड लास्ट वन C2। देखो C2 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार MSP किसके लिए देती है? A2 प्लस FL प्लस 50%। और किसान क्या मांग कर रहा है कि C2 होना चाहिए। किसान बोल, अब C2 क्या है देखो, तो C2 का मतलब होता है स्टूडेंट इम्प्यूटेड रेंट फॉर द ओन्ड लैंड। मेरा जो लैंड है, अब देखो मेरा जो लैंड है एकदम क्या है, फर्टाइल है। अरे ये लैंड को फर्टाइल करने में मेरा बहुत मेहनत लगा है, ऐसे फर्टाइल नहीं हो जाता, उसमें मैंने रात दिन मेहनत किया है, तो वो वैल्यू के हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए। हर लैंड उस लेवल फर्टाइल होगा विद्यार्थी? जो किसान का जो मेहनत, वो मेहनत की वजह से लैंड बहुत फर्टाइल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट फॉर द ओन लैंड। तो अपने लैंड में, अपने लैंड का, जैसे मान लो कि दूसरे का लैंड खरीद के हम जब किसानी कर रहे हैं तो पैसा लग रहा है ना हमको, तो अपने लैंड में रेंट, वो रेंट भी कैसा, इम्प्यूटेड रेंट। मतलब वो सिंपल नहीं, 5,000 10,000 नहीं, क्योंकि वो लैंड को हम इतना बढ़िया फर्टाइल बनाए तो हमको पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हम 20 साल से 30 साल से इस लैंड को मेंटेन करके रख रहे हैं, तभी यही कारण है कि अभी इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी मेरा होता है। दैट इज कॉल्ड योर इम्प्यूटेड रेंट फॉर द ओन लैंड। दूसरी बात है वही, अब जब मेरा एक लैंड है तो इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि हम किसी लैंड को, जैसे मेरा घर है और हम किसी को किराए में लगा दिए, तो आई गेट इंटरेस्ट, आई गेट प्रिंसिपल्स, मिलता है ना हमें। तो हमारा लैंड है, हम यदि खेती कर रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट अलग से मिलना चाहिए। तो यदि ये दो चीज़ को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि C2 लीजिए, C2 लीजिएगा, किसान का ठीक होगा, मतलब किसान का भलाई होगा। भारत सरकार ने क्या बोला, CACP ने क्या बोला, नहीं, C2 लेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, इसलिए A2 प्लस FL प्लस 50%। A2 समझ में आ गया, FL समझ में आ गया, C2 भी समझ में आ गया। C2 के लिए ही लड़ाई हो रहा है इतना ज़्यादा। अब 50% क्या होता है, देखो MSP देखो, यानी कि A2 प्लस FL से कितना आया। जैसे मान लो कि A2 प्लस FL से 100 रुपीज़ आया लेट्स से, और उसको तुम 50% कर दो तो कितना हुआ, 150। तो 50% बोलने का मतलब पहले दोनों को जोड़िए और उसके बाद आप उसको, हाँ, 50% उसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड 50%। समझ गए ना। तो देखो, तो MSP देखो अभी क्या है, MSP तुम्हारा A2 प्लस FL प्लस 50%, ठीक है, मगर यूनियन का डिमांड क्या है, C2 प्लस 50% करिए। चलो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, A2 प्लस FL प्लस 50%। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम लोग बेसिक्स, हम लोग स्टैटिक को यहाँ से
टारगेट करते हैं कि आखिर वो 23 क्रॉप्स क्या क्या है जिसके ऊपर एमएसपी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग 7 सीरियल्स, वही सीरियल समझ रहे हो ना, जैसे पैडी हो गया। अब पैडी देखोगे वहाँ पे के तुम्हारा बड़ा लेटर यानी कि खरीफ क्रॉप से 85% तुम्हारा खरीफ सीजन में पैडी उगता है। खरीफ समझ पा रहे हो ना, खरीफ कौन सा सीजन है? खरीफ मतलब जो मानसून के साथ मैच हो जाए जो सीजन। और रबी टाइम में तुम्हारा 15% उगता है, मतलब विंटर के टाइम में। मेज देखो, मेज क्या है तुम्हारा? खरीफ, प्रीडोमिनेंटली खरीफ क्रॉप से, यानी कि तुम्हारा मानसून के साथ मैच होगा ये। और देखो बच्चे लोग, मेज जो सीरियल्स तो है ही, मगर कोर सीरियल्स भी है ये। पोल्ट्री फार्म में यूज होता है ना मेज, इसी को कॉर्न भी कहते हैं ना हम लोग। ज्वार देखो, ज्वार भी तुम्हारा सीरियल्स है और तुम्हारा लगभग दोनों का बराबर है खरीफ और रबी में। अब ये देखते हैं 7 सीरियल्स में। 7 सीरियल्स में अभी तक 3 देख चुके, क्या क्या देखे हैं? पैडी देखे हैं, मेज देखे हैं, ज्वार देखे हैं। अब यहाँ पे देखो 2 एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप्स है, बाजरा और रागी, समझ गए। और 2 एक्सक्लूसिव रबी क्रॉप्स है, व्हीट और बार्ली। व्हीट पूरी तरीके से रबी सीजन में ही उगता है स्टूडेंट, रबी सीजन में ही ग्रोन होता है। रबी मतलब विंटर का टाइम, समझ गए ना, व्हीट और बार्ली। आगे देखो, अब यहाँ से ये 7 सीरियल्स में कितना पढ़ चुके हो स्टूडेंट? 5 पढ़ चुके हो? 5 पढ़ चुके हो ना स्टूडेंट? हाँ, कितना पढ़े हो? 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ चुके हो? हाँ 7 पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा मिलेट्स के ऊपर। मिलेट्स जानते हो ना, श्री अन्ना। अब देखो मिलेट्स, देखो बाजरा, भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स कौन सा? बाजरा ही है ना, उसको पीएल मिलेट्स भी कहते हैं। रागी देखो, फिंगर मिलेट्स। ज्वार देखो, सरगुम जिसको हम बोलते हैं। यानी कि 2 एक्सक्लूसिव खरीफ क्रॉप्स है आपका, बाजरा और रागी। और ये आपका जो 1 खरीफ और रबी है, जैसे ज्वार हो गया। आगे देखो, अब ये तुम्हारा क्या हो? 7 सीरियल्स हो गया। बात समझ गए ना, सीरियल्स ऊपर वाला हो गया। अभी मिलेट्स का बात किया, मिलेट्स का ये बात कर लिए हम लोग, बाजरा, रागी और ज्वार का बात कर लिए हम लोग। हाँ, इसमें थोड़ा ये भी देखो आखिर ये मिलेट्स आया कहाँ से। तो मिलेट्स शुरू में स्टार्ट हुआ अफ्रीका से, और अभी भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स पाया जाता है। तो वहाँ पे देखो, ओरिजिनेटेड बाय द डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड अफ्रीकन ग्रासेस इन द नाइल रिवर एंड द साहिल जोन। तो नाइल रिवर और साहिल जोन में, ये तुम्हारा साहिल एरिया याद है ना, साहिल पट्टी, यहाँ पे होता था इस तरह का ग्रास स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। और अभी देखो कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। और जानते हो 2024-23 हाँ ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था, है ना, 2023। ये भारत में देखो मिलेट्स आर ग्रोन बोथ इन, मिलेट्स दोनों में ही है ना सीजन में। हाँ, खरीफ टाइम में भी, रबी टाइम में भी। और प्रोडक्शन देखो 10 साल में लगभग कहोगे तो प्रोडक्शन सिमिलर, ये ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये फिगर में देख सकते हो कि कहाँ कौन सा स्टेट में मिलेट सब ज़्यादा उगाया गया। देखो महाराष्ट्र देखो 15%, राजस्थान देखो सबसे आगे है, राजस्थान 27% है, ठीक है ना। यूपी भी अच्छा खासा है। आगे बढ़ो। तो ये हो गया बच्चे लोग, समझ गए ना। पहले हम लोग सीरियल्स देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलेट्स भी देखा। अब हम लोग 5 पल्सेस का बात करते हैं जो कि एमएसपी के अंदर आता है। देखो सब एमएसपी के अंदर आ रहा है। उड़द दाल, हाँ के बड़ा है, खरीफ क्रॉप प्रीडोमिनेंटली होगा ये खरीफ सीजन वाला। मूंग देखो, है ना, खरीफ वाला देखो। एक एक्सक्लूसिवली जो खरीफ है वो अरहर दाल है, वही तूर दाल जिसको बोलते हैं हम लोग। और 2 एक्सक्लूसिवली रबी क्रॉप्स है जो चना दाल और मसूर दाल, ठीक है। अब पल्सेस का ये हो गया ना 5 पल्सेस स्टूडेंट। हाँ, तो 5 पल्सेस कवर हो गया, समझ गए। तो देखो अभी भारत में पल्सेस कितना है? 26 मिलियन टन्स। हाँ, अभी 27 हो गया होगा। भारत लगभग सेल्फ सफिशिएंट है, जितना हमें चाहिए होता उतना है। बस हमें 1-2 मिलियन टन बाहर से मंगवाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं मंगवाना पड़ता हमें, समझे ना। ज़्यादा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यदि मैं कह दूँ तुम लोग को, तो 26-27 मिलियन टन्स में चना दाल सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। और चना दाल का मतलब क्या है तुम्हारा? रबी क्रॉप। चना दाल कितना है? 12 मिलियन टन है, लिख लो वहाँ पे 12 मिलियन टन है चना दाल। यानी कि लगभग 40% कह सकते हैं, रफली 40% पूरा पल्सेस में चना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हो ना, घर घर चना दाल खाया जाता है क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझे ना। आगे देखो 7 ऑयल सीड यहाँ पे देखो, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, समझे ना, सनफ्लावर। यहाँ ऑयल सीड निकलता है ना यहाँ से स्टूडेंट, है ना, यहाँ ऑयल निकलता है, ये ऑयल सीड है, यहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। 3 देखो एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप्स है, सोयाबीन, सीसम और नाइगर सीड। ये देखो ये जो निजर सीड जो है, इस बार तुम्हारा यूपीएससी में पूछ लिया था 2023 में। और ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में उगता है, समझे ना, ट्राइबल एरियाज में उगता है ज़्यादातर। और 2 जो एक्सक्लूसिवली रबी क्रॉप्स है वो रैप सीड और सी फ्लावर है,
समझ गए ना। तो इस हिसाब से 7 ऑयल सीड हो गया कि नहीं हो गया बताओ। हाँ, तो देख रहे हो ना कैसे 23 क्रॉप्स में कैसे कैसे आ रहा है। पहले हम कोर सीरियल्स देखे, है ना, वही सीरियल्स देखे हम लोग 7 सीरियल्स, उसके बाद फिर हम लोग मिलेट्स देखा, फिर उसके बाद हम पल्सेस देखे, फिर 7 ऑयल सीड देख रहे हैं। अब देखो जो 4 बचा वो कमर्शियल क्रॉप्स है, कॉटन, शुगर कैन, कोपरा, कोपरा देख रहे हो, गड़ी गोला जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है, एंड रॉ जूट। तो सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 23 क्रॉप्स। यही 23 क्रॉप्स पे एमएसपी का बात होता है। और ये 23 क्रॉप्स में मात्र स्टूडेंट शुगर कैन ही है जिसको लीगल प्राइस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एफआरपी बोलते हैं। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो किस तरह, कोई लीगल बैकअप नहीं है ना। अब क्या तुम लोग को लगता है कि भारत सरकार सबको एमएसपी पे लेती होगी? तो सबको नहीं लेती है, व्हीट और राइस को लेती है। व्हीट और राइस को ही एमएसपी पे ले रही है। जहां तक सवाल है बाकी क्रॉप्स का, तो बाकी क्रॉप्स को नहीं लेती है। जैसे पल्सेस को कई बार लेती है। पल्सेस यदि मान लो कि मार्केट में ऊपर नीचे हो गया तो उसका कैपिटल मार्केट को स्टेबल करने के लिए कई बार प्रोक्योर करती है भारत सरकार पल्सेस को, नेफेड के थ्रू, NAFED, नेफेड के थ्रू। समझ गया, नंबर 1। हाँ, कई बार कॉटन को भी, नॉट यूनिफॉर्मली, हर एक साल नहीं, कॉटन भी, कॉटन जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है स्टूडेंट, भारत में संस्था। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया है वो प्रोक्योर करती है कॉटन को भी, और ये यूनिफॉर्म नहीं है। कई बार 20%, कई बार 25%, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ना हो, वो डिपेंड करता है मार्केट डायनेमिक्स क्या है। तो कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मैं यूनिफॉर्म नहीं है ये। समझ गए ना, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये बहुत ही यूनिफॉर्म है, लगभग हर साल तुम देखोगे एमएसपी पे खरीदते हुए, मगर कॉटन का ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल है रॉ जूट का, तो रॉ जूट का एमएसपी घटते जा रहा है, सरकार नहीं ले रही है इसको ठीक से। इसलिए जो वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर, जो किसान जो जूट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं है पीछे से, समझे। ये हो गया। अब देखो ये 2019 और 20 का स्टैटिक्स समझो, तो अभी भी जो स्टैटिक्स होगा लगभग इसी के आसपास होगा, है ना, A2 प्लस FL प्लस 50% को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे देखो एमएसपी दिखाया गया कि पैडी पे कितना हो रहा है, समझे, व्हीट पे कितना हो रहा है, और सबको जोड़ दे हम 23 क्रॉप्स को ही जोड़ दे तो लगभग 11 लाख करोड़ का एमएसपी होगा। देख रहे हो 10,77,000 है, तो मैं इसको 11 लाख बोल सकता हूँ। इतना ज़्यादा एमएसपी यदि दिया जाएगा तो, मगर सब पे नहीं मिलता है। आया समझ में? आगे बढ़ो। तो एक्सपर्ट से दैट द मैकेनिज्म ऑफ एमएसपी इज स्ट्रक्चरली फ्लॉड। तो अब देखो मुद्दा, ये तो हम पूरा स्टैटिक का कवर किए उस बहाने। अब देखो तो सबसे बड़ा तो मांग यही है ना कि एमएसपी दीजिए, मगर जो एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं कि एमएसपी सोल्यूशन नहीं है। क्यों? हम जानते हैं कि एमएसपी से किसका, खाली राइस और व्हीट, और भी बहुत कम किसान उसमें इन्वॉल्व है। तो पूरा किसान, भारत का जो किसान है वो उसको तो फायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो कि एमएसपी दे दिया जाए, 23 क्रॉप्स के ऊपर दे दिया जाए, तो बच्चे लोग पूरा स्क्यूड हो जाएगा। मार्केट में क्या वैल्यू है नहीं है, ग्राउंड टेबल है या नहीं है, फर्टिलाइजर है या नहीं है, आदमी लोग राइस और व्हीट पे उतर जाएगा, तो आपका जमीन भी बंजर हो जाएगा। यानी कि जिस क्रॉप्स को एमएसपी मिल रहा है उसी क्रॉप्स को आदमी उगाना शुरू कर देगा किसान। तो व्हाट अबाउट द अदर क्रॉप्स, उसका तो फिर किल्लत हो जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बोल रहा है कि इट स्क्यूज द प्रोडक्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, यानी कि कुछ क्रॉप्स को ही फेवर मिलेगा, और वो क्रॉप्स को ज़्यादा यदि ग्रोन कर दिया जाए तो इन्वायरमेंट, समझ रहे हो, इन्वायरमेंट दिक्कत हो जाएगा। देखो ना वाटर टेबल कितना तुम्हारा हरियाणा और पंजाब में घटते चला जा रहा है। हाँ, एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा देखो कि यदि लीगल गारंटी का बात करते हैं तो वही सेम बात है जो बोले थे। अब यदि सरकार बोलती है कि हम एमएसपी देंगे, और कोई भी आपका जो सामान है जो आपने ग्रोन किया, यानी कि फार्मर्स ने जो भी राइस और व्हीट उगाया, और मान लो कि एमएसपी से नीचे हो गया, तो सरकार को फिर आना पड़ेगा। और सरकार का इंटरफेरेंस का मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर फिर पीछे दौड़ जाएगा, पीछे चला जाएगा। देखो गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोक्योर बिकॉज प्राइवेट ट्रेडर्स, क्योंकि प्राइवेट ट्रेडर्स तो विल मूव आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट से वो निकल जाएगा। तो अब यदि प्राइवेट प्लेयर्स यदि मार्केट से निकल जाएगा, देखते हो मार्केट डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान। तो कहने का मतलब सरकार का टू मच इंटरफेयर इन सच सिचुएशन, गवर्नमेंट विल हैव टू बाय एवरीथिंग। सरकार को सब चीज़ खरीदना पड़ेगा। और सरकार यदि अभी तक तो ठीक है पीडीएस है, मैं इतना ज़्यादा खरीद करेगी क्या? और हम जानते हैं कोविड से पहले देखो, कोविड के बाद देखो, बहुत सारा अनाज तो हमारा सड़ जाता है। इसलिए देखो अनाज जो सड़ गया, इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी बात हुआ था, बाद में रोक दिया गया, वो अलग विषय है। इसका मतलब अनाज, अच्छा खासा अनाज, इतना पैसा लगा के जो खरीदा जा रहा है, वो अनाज बर्बाद हो रहा है। बताओ, तो सरकार के ऊपर कितना प्रेशर हो जाएगा
मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट, तो द आइडिया विल डिस्ट्रॉय द मार्केट एंड विल सुन लीड टू शॉर्टेज। पूरा मार्केट डायनेमिक्स को पलट देगा और शॉर्टेज हो जाएगा सामान का, समझे? कंज्यूमर को इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा कंट्री को इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सम ऑफ द फास्टर ग्रोइंग कमोडिटीज। अब देखो कितना बढ़िया बात है, इंडिया में देखो पोल्ट्री फार्म कितना आगे बढ़ गया। मिल्क देखो ना, मिल्क हर एक साल तुम्हारा 6% से ग्रोथ रेट है मिल्क का। तुम जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट, व्हीट, राइस, शुगर कैन, तीनों को जोड़ के जो एनुअल ग्रोथ है उससे कंपेरिजन में अकेला मिल्क ग्रोथ कर रहा है। अब मिल्क को कोई एमएसपी भी नहीं मिलता है। बढ़िया बात यह है, तो ऐसा तो हो सकता है कि जिस क्रॉप को एमएसपी नहीं मिल रहा है फिर भी वो क्रॉप आगे निकल गया, डेयरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग की वजह से। और जानते हो कि यदि किसान मिल्क बेचता है तो किसान को 80 to 85% किसान को ही मिलता है। अब मगर यहाँ 1 लीटर में उसको 80 to 85 पैसा उसको मिलेगा, मिडल मैन है ही नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्रॉप्स में क्या है कि एपीएम मंडी है, एपीएमसी मंडी, सब बीच में मिडल मैन आ जाता है। यदि मान लो कि अनाज बिक रहा है 100 रुपया मार्केट में, किसान को फायदा हो रहा है 10 रुपया 15 रुपया, बीच में मिडल मैन मार ले रहा है। मगर मिल्क ऐसा नहीं है, मिल्क में किसान को एक ही बार 80-85 फायदा हो रहा है। तो यही तो कारण है कि एमएसपी नहीं मिला मिल्क को, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मिल्क बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है, इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पता है तुमको? भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। तो क्यों नहीं? तो एमएसपी सोल्यूशन नहीं है। पोल्ट्री देखो, पोल्ट्री भी आगे बढ़ा है हम लोग का, समझ गए? इसलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है स्टूडेंट, वो क्या बोलते हैं कि एमएसपी यदि आप कवर करोगे तो बस चंद भर मुट्ठी वाले फार्मर्स को फायदा होगा, समझे? इसलिए गुलाटी जी और इस तरह के बहुत जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि मात्र 9% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को ही, है ना, वही लोग को एमएसपी का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ डेट, और जो भी एमएसपी मिल रहा मात्र वो 8% है टोटल प्रोडक्शन का। यदि भारत में यदि 100% प्रोडक्शन हो रहा है तो 8% ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या है ये? तो कोई काम का ही नहीं। इतना कम फार्मर बेनिफिट, इतना कम प्रोडक्शन कवरेज, तो क्या फायदा होगा एमएसपी देने का? एमएसपी देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता यहाँ पे, समझे? तो ये प्राइस गारंटी, इसलिए बोले कि एमएसपी वाला जो गारंटी है ये रियल जो कंसर्न है उसको सॉल्व नहीं करने वाला है स्टूडेंट। बात समझ में आ गया ना तुम लोग को? उसको सॉल्व नहीं करेगा। अब देखो इसमें क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है स्टूडेंट? आय का रास्ता क्या है? इसमें नहीं लिखा गया है। आय का रास्ता है कि एमएसपी छोड़ो, फॉरगेट अबाउट द एमएसपी। क्या चीज़ पे काम होना चाहिए? काम होना चाहिए कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जुड़े, यानी कि कैसे कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था एग्रीकल्चर में जुड़े, समझे? कैसे किसान को, जो मार्जिनल फार्मर्स, उसको कैसे तुम्हारा मिले, लोन मिले, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले उन लोग को, क्योंकि अब रीच को तुम दे दोगे एमएसपी तो क्या फायदा होगा? आपको गरीब को भी देना होगा, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलना चाहिए। बात समझे? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, सोइल को बढ़िया से प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। अब मिलेट्स, हाँ, ऑयल सीड, बताओ आज़ादी के बाद अभी स्थिति है कि 55% हमको वेजिटेबल ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है। बताओ, तेल के लिए 55% ये स्थिति आ गया कंट्री में। तो हमें फार्मर्स को इनक्रेज करना होगा कि आप ऑयल सीड उगाइए, हम है पीछे से बैकअप देने वाले हैं। तो ये सब चीज़ करेंगे तब बेटर होगा, समझ गए ना? एमएसपी देना कोई सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड 49। अब हम लोग 50 का बात करते हैं। देखो ये क्या है, हाँ 50, देखो GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हिंदू पेपर में आया था 11 फरवरी को। देखो मामला क्या है, देखो होता क्या है, जैसे कोई भी स्टेट सब्जेक्ट है, जानते हो ना 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वाटर तो पूरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर कैसे इसके अंदर घुसा? तो देखो सेंटर के पास 2 तरीका है जाने का। एक क्या कर सकती है कि सेंटर एक मॉडल एक ना बना सकती है, एक जैसे बोलते हैं ना मॉडल पेपर, एक मॉडल बना सकती है कि, और मॉडल बना के स्टेट को दे सकती है कि देखियो आप इस तरह बना लेना। हाँ, यदि स्टेट यदि उस तरह नहीं भी बनाता तो स्टेट के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटर तो बड़ा भाई है, सेंटर बड़ा है ना, सेंटर निर्देश दे सकता है स्टेट को भी उसके सब्जेक्ट पे।
और उसके लिए वो मॉडल तैयार करके भेज सकता है। मानना नहीं मानना स्टेट के ऊपर है, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है। नंबर 1, किस तरह सेंटर इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा इंटरफेरेंस तरीका क्या है कि यदि मान लो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट एक साथ आए और बोले सेंटर को, यानी कि पार्लियामेंट को बोले, लोकसभा और राज्यसभा को बोले कि आप हमारे लिए लेजिस्लेशन ला दीजिए, तो उस समय भी सेंटर ला सकती है। मगर उस समय जो सेंटर लाएगी पूरा भारत के लिए नहीं, वही 2 स्टेट के लिए जो स्टेट रिक्वेस्ट किया था। बाकी स्टेट पर लागू नहीं होगा। बाकी स्टेट को मन करता है तो लागू कर सकता है, नहीं मन करेगा तो नहीं, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है। आया समझ में? 2 तरीके से इंटरफेरेंस। और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024, तो बिल्कुल ये भी उसी का रिजल्ट है कि स्टेट सब्जेक्ट का जो वाटर जो लिस्ट है, यानी कि स्टेट जो लिस्ट है उसमें जो वाटर सब्जेक्ट है, समझे ना, उस पर भारत सरकार ने, उस पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। तो किस तरह बनाया है समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो यहाँ पे तो ये जो अमेंडमेंट आया है, जो ओरिजिनल जो एक्ट था वाटर एक्ट 1974, यानी कि रिक्वेस्ट उस समय भी किया गया होगा। इसका मतलब उस समय 2 स्टेट या 2 स्टेट से अधिक स्टेट ने रिक्वेस्ट किया होगा, समझे ना। तो ये उस समय बना था 1974 में, उसको अमेंडमेंट किया गया अभी कुछ दिन पहले। नंबर 1, अब इस अमेंडमेंट में क्या किया गया स्टूडेंट, ऐसा क्या लिखा गया। देखो 1974 का जो था एक्ट, वाटर एक्ट, उसमें पनिशमेंट का बात था। उसमें यानी कि आपको 6 महीना का जेल हो सकता है, आपको 2 साल का जेल हो सकता है, आपको 1 साल का जेल हो सकता है, ये सब बात था। तो अभी प्रेजेंट अमेंडमेंट करके इसमें ये बोला गया कि नहीं, जेल नहीं, पेनल्टी लगा देते हैं। हाँ, मगर जो पेनल्टी नहीं देगा तब उसको जेल लगेगा। ये चीज़ किया है, इसलिए किया गया कि देखो छोटे छोटे चीज़ पे क्या तुम्हारा जेल जाना, पेनल्टी तो बात खत्म करो। तो ये चेंजेस किया गया है, समझे। इसमें लिखा गया ना कि डीक्रिमिनलाइज सर्टेन वायलेशन ऑफ द एक्ट डीम्ड माइनर। जो छोटे छोटे एक्ट, माइनर वाले जो एक्ट थे, जिसके लिए पनिशमेंट होता था, जिसके लिए जेल टर्म होता था, उसको हटा दिया, उसको पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए। इसका रेंज देखो 10,000 से लेकर तुम्हारा 15 लाख तक हो सकता है। हाँ, और ये देखो ये जो अमेंडेड हुआ 2024 का, ये लागू कहाँ कहाँ होगा स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटोरीज, जो भारत सरकार के अंदर आता है। तो पूरा भारत के लिए नहीं है ये, समझे क्या बोले हम, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो किसके ऊपर लागू होगा ये, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और यूनियन टेरिटोरीज के ऊपर। और जो पहला वाला जो 1974 में पास हुआ था, वो किसके लिए, 25 स्टेट्स के लिए, वो 25 स्टेट्स के लिए था। अभी जो अमेंडमेंट हुआ किसके लिए, ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कुछ यूनियन टेरिटोरीज के लिए। आगे देखो, तो आखिर ये है क्या, वाटर एक्ट 1974 में था क्या, इसमें क्या लिखा गया था, क्योंकि दोनों जानना पड़ेगा तुमको। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट से पहले क्या था। हाँ, दोनों यूपीएससी दोनों में इंटरेस्टेड है। देखो तो देखो इसमें ये हम जो एक्ट बनाए उस समय 1974 में इसलिए बनाए कि जो वाटर बॉडी जो कंटेमिनेट हो जा रहा है, गंदगी, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अपना एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज करेगा और वो आंख बंद करके गंगा में, वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देगा, तो कितना नुकसान होगा। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रयास किया गया ताकि वाटर बॉडीज कंटेमिनेट ना हो। नंबर 1, फलस्वरूप सितंबर 1974 में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जानते हो ना, कई बार सुने हो ना तुम लोग करंट अफेयर्स में, CPCP, पोल्यूशन के पीछे, पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए ये रहता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाटर एक्ट 1974 को करने के लिए, समझे ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था, ये संस्था बनाया गया था। एट द सेम टाइम चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनेगा और CPC एक तरह से ना टेक्निकल स्टैंडर्ड देगा, उसको टेक्निकल गाइडेंस देगा, ऊपर से करना है तो स्टेट सब्जेक्ट ही। बात समझ में आ गया ना, ये हो गया। हाँ, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है स्टूडेंट, उस समय जो 1974 में बनाया गया था, इसका काम है कि जो भी सीवेज कंटेमिनेट हो रहा है, सीवेज वाटर बॉडी में जो सीवेज का कंटेमिनेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाटर बॉडी में निकल रहे हैं, वो सब चीज़ को चेक करना। और कोई भी इंडस्ट्री यदि खोलना चाहता है, कोई भी इंडस्ट्री यदि स्टेबल करना चाहता है, स्टेबलाइज करना चाहता है, यानी कि स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके लिए जो CPC है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी उसको कि ये गाइडलाइंस आप फॉलो करिए। तो देखते हो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट संस्था है। ये पूरा चेक करिए क्या कोई इंडस्ट्री जो क्रिएट हुआ है, अभी जो बना है, क्या इसका एफ्लुएंट तुम्हारा वाटर बॉडी को दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है तुरंत बंद करवा देगा। तो इसलिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक स्टेट में प्रेजेंट है। क्यों, वाटर क्या है तुम्हारा स्टेट सब्जेक्ट है, समझ गए। वहां पे देखो क्या लिखा गया, वही चीज लिखा गया है
इसलिए रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड को, यानी कि सभी में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछ के ही कोई भी तुम्हारा इंडस्ट्री खोला जाएगा, बनाया जाएगा। समझ गए ना स्टूडेंट? आगे देखो और क्या क्या है इसमें। तो ये जो एक्ट लाया गया 1974 का, इसलिए लाया गया ताकि वाटर बॉडीज मेंटेन रहे, समझे, उसमें कोई चीज़ तुम्हारा पोल्यूशन ना हो। और जो तुम्हारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो काम है, कार्य है, कलेक्ट करना, कोलेक्ट करना और टेक्निकल और स्टैटिक्स डेटा देना वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। ऊपर से एक तरह से गाइडलाइंस दे रहा है, वो सब कलेक्ट कर रहा है। और सीपीसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो इंस्पेक्शन भी कर सकती है, वो चेक भी कर सकती है और टेक्निकल स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड कर सकती है तुम्हारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, समझे। और देखो इसमें वही लिखा गया है कि यदि वाटर एक्ट यदि वायलेट हो रहा है, 1974 का बात कर रहा हूँ, वो तो अभी चेंज कर दिया गया। 1974 में ये लिखा गया था यदि वाटर एक्ट वायलेट किया जा रहा है तो इंडस्ट्री शट डाउन भी किया जा सकता है, मॉनिटरी फाइन भी लग सकते हैं और मैक्सिमम 6 साल का कारावास भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो छोटे छोटे माइनर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई आदमी, कोई इंडस्ट्री, कोई कॉरपोरेट, तो उसको पेनल्टी में चेंज कर दिया गया इस अमेंडमेंट में। समझ गए स्टूडेंट? तो देखो और देखो टिल नाउ, मगर ये विडंबना की बात है, आया बना 1974 में और अभी तक किसी को जेल नहीं हुआ। इसका मतलब लागू ही नहीं हुआ उस ट्रू सेंस में। तो ये अभी का जो सरकार का यही दलील है कि देखिए जब जेल टर्म था उसमें, जब जेल ही नहीं हुआ तो इस प्रोविजन को रखने का मतलब भी क्या है? यदि होता तो समझते भी, मगर फिर क्रिटिक्स कहते कि नहीं होना जरूरी है, कम से कम डर तो होगा। ठीक है, वो भी वैलिड पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, तो हाउ डू द अमेंडमेंट हेल्प व्हेन वाटर, हाँ, तो ये जो अमेंडमेंट है अभी जो किया गया ना 24 में, ये कैसे स्टेट को फायदा पहुंचाएगा, जबकि वाटर तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो जान रहे हो कि 2 तरीके से सेंटर इंटरवीन कर सकती है स्टेट में। तो वही लिखा गया, जब वाटर स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर डायरेक्ट लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती है, डायरेक्ट नहीं कर सकती, उसका वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। समझ गए ना? हाँ, मगर सेंटर लेजिस्लेशन बना सकती है जब 2 या 2 से अधिक स्टेट डिमांड करे उसके लिए। समझ गए? तो ये हो गया। और डिमांड करे, जब वो बना दिया पार्लियामेंट बना दिया तो उस चीज़ को रेटिफाई करे स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वहाँ हो गया तो फिर स्टेट आपको विधानसभा में भी लॉ लाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन करना। तो अभी देखो, तो अभी जो लाया गया अमेंडमेंट करके, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जो भारत सरकार का जो यूनियन टेरिटोरीज है वहाँ सब पे लागू होगा। और जो ओरिजिनल वाला था 1974, वो कितना राज्य में हो रहा था लागू? 25 स्टेट्स में हो रहा था। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो ना? तो ये अपने आप में चौंकाने वाला चीज़ है कि नहीं, कि इस तरह भी काम हो रहा होता है लॉ का। लॉ जो ही नहीं कि पूरा लागू पार्लियामेंट से कहीं ऐसा लॉ बन सकता है जो पूरा इंडिया के लिए नहीं हो, 2 राज्य के लिए हो, 3 राज्य के लिए हो, ऐसा भी पॉसिबल है। आगे देखो, तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। वही देखो 1974 में क्या लिखा गया था, कोई भी आप पनिशमेंट करिए होगा तो आपको 3 साल का कारावास हो सकता है, छोटे छोटे के लिए, है ना, 10,000 का हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। अब अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि अब यदि छोटा छोटा मिस्टेक हो तो आपको जेल होने की जरूरत नहीं है, आप 10,000 से लेकर 15 लाख आपको फाइन दे सकते हैं, नंबर 1। हाँ, यदि तुम फाइन नहीं देना चाहते हो बच्चे लोग, यदि फाइन नहीं दोगे तब तो होगा तुम्हारा, तब तो तुमको पेनल्टी भी लगेगा, तब तुमको जेल, यानी कि तुम पेनल्टी नहीं देना चाहते हो, तुम फाइन नहीं देना चाहते हो तो तुमको जेल टर्म हो सकता है। एक चीज़ वहाँ पे लिखा गया। देखो सेकंड पॉइंट लिखा गया ना, फेलियर टू पे पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन अंडर द एक्ट विल अट्रैक्ट ए जेल टर्म अप टू 3 years। यदि आपने पैसा नहीं दिया, माइनर क्राइम किए, आप माइनर ऑफेंस किए, तो अभी तो अमेंडमेंट में एक बोल दिया है कि माइनर ऑफेंस कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, आप पेनल्टी दे दो, पैसा दे दो, आप छूट जाओगे। मैं यदि पैसा भी देना नहीं चाह रहे हो तुम, तो तुमको 3 साल तक का मैक्सिमम कारावास हो सकता है। समझे? ये हो गया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हाँ अब देखो आखिर ये जो वाटर एक्ट 1974 को अमेंड करके 24 में लाया गया, इसमें ऐसा क्या बात है जो क्रिटिक्स का पूरा आईब्रो रेस कर दिया? इसमें देखो बहुत चालाकी से एक पॉइंट ऐसा डाल दिया जहाँ पर लग रहा है कि सेंटर कंट्रोल कर रही है। और कंट्रोल कैसे देखो, इसलिए इसमें ये बोला कि सेंटर रूल बनाएगा, हाँ रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, समझे ना, उसके लिए चेयरपर्सन ऑफ स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए। ठीक है, आखिर रूल बनाएगा, वो अपॉइंट नहीं करेगा, रूल बनाएगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझे ना, रूल बनाएगा कि चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट कैसे हो, और वो करेगा, स्टडी करेगा, डोंट वरी। हाँ, एट द सेम टाइम स्टूडेंट, पहले क्या था 1974 एक्ट के हिसाब से, कोई भी इंडस्ट्री को यदि इस्टेब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, तो किससे पूछेगा जाके? वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आ सकता है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द स्टेट
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत सारे इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है इस चीज़ के लिए। हाँ, बात समझ गए? यानी कि यहाँ पे जो डोमेन, जो एक्सक्लूसिव जोन तुम्हारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था, वहाँ पे स्टेट सेंटर भी आ रही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आ रही है। बोले कि हम, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल दोनों ही मिलके बहुत सारे इंडस्ट्री क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है कि कोई बात नहीं, आप बना लो, खोल लो आप। इसका मतलब जहां जहां डबल इंजन का सरकार है वहां पे चांस ज्यादा है। बात समझो ना, क्योंकि सेंट्रल, देखो वहां पे तो समझो ये इस चीज को, ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहां पे समझ में आ जाएगा। सेंटर गेट्स ग्रेटर अथॉरिटी टू ओवर राइड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो इसमें लिखा गया है, ओरिजिनल एक्ट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन होना बहुत जरूरी था किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए, समझे ना। मैं इस अमेंडमेंट में क्या लिखा गया है, सेंटर, सुनो अच्छे से, सेंटर इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉट योर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बात समझो, सेंटर जो है, सेंटर का जो संस्था है, मैंने गलती से एसपीसी बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सेंटर जो है अपने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसल्ट करके बहुत सारे इंडस्ट्रीज को क्या कर सकती है, एग्जाम कर सकती है कि भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुआ कि स्टेट डोमेन में डायरेक्ट आप जाके चले गए। हाँ, इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे क्रिटिक्स बोले कि ये तो आपने गजब काम कर दिया, ये गलत बात है। तो इसके आप देखो जो अमेंडमेंट हुआ है, तो सरकार के पीछे दलील क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ये बोला कि देखिए जो माइनर मिस्टेक है उस पर जेल टर्म देने की क्या जरूरत है। कौन सा अभी तक जो हुआ, लागू हुआ 74 में, कौन सा एक भी जेल टर्म हो गया, इसलिए माइनर को हटा दिए हम, ये बात है। और दूसरा दलील क्या दिया कि क्यों होना चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इतना इंटरफेरेंस क्यों, तो बोला कि देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अब देखो स्टेट का अपना प्रॉब्लम है, मानते हैं। नितिन गडकरी देखते हो कॉन्फ्रेंस करते थे, बोलते थे ना इसको, झारखंड के जो सीएम को उस समय के जो कि तुम हमको लैंड क्लियरेंस दो, तुम हमको इन्वायरमेंट क्लियरेंस दो, एक बार में हम हाईवे बना देंगे, हम पूरा स्विट्जरलैंड वाला हाईवे बना देंगे, हम यूरोप वाला हाईवे बना देंगे, ऐसा बोलते थे वो। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेट क्लियरेंस ही नहीं देता है, या स्टेट को क्लियरेंस पास करने में बहुत टाइम लगता है। क्लियरेंस बहुत तरह का होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, दुनिया भर का क्लियरेंस, तो क्लियरेंस जल्दी पास होना चाहिए, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इससे एफडीआई आएगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग को देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, अपना जगह सही है, मगर जानते हो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी राज्य में, जिस राज्य में लागू हो रहा है ये, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और प्लस कुछ इंडियन टेरिटरीज में, वहाँ पे मान लो कि सेंटर का कोई अपना है जान पहचान का, क्विड प्रो क्रो वाला आ गया कॉन्सेप्ट वहाँ पे, तो वहाँ तो भाई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, सीपीसी से बात हो गया, स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगा दिया, कोई तुमको देने की जरूरत नहीं, स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ तो फिर धंधेबाजी हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे दूसरा ही कुछ हो जाएगा फिर। तो ये कंटेंशन है क्रिटिक्स का, बात समझो। तो क्रिटिक्स का वही पॉइंट क्या है, वही है देखो कि क्रिटिक्स ये बोले कि ये जो अमेंडमेंट है इससे लॉ कमजोर हो जाएगा, जो पहले जो लॉ था 74 का, जो उसका इंटेंशन वो कमजोर हो जाएगा और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो सकता है। बात समझे ना, क्योंकि आप बहुत सारे चीज़ को आप एग्जेम्प्ट करोगे तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होने का डर है। और दूसरी बात है कि वो जेल टर्म सही तो था, कम से कम वो डिटरेंट की तरह काम कर रहा था, वो डराने के लिए काम कर रहा था, आपने उसको पूरा हटा दिया। तो ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? आगे बढ़ो, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। 51 जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये हिंदू पेपर में आया है 5 फरवरी 2024 को। तो मामला क्या है देखो, इसको सिंपल तरीके से समझो। अभी जो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अब बड़े बड़े कॉलेज सब, जैसे MBBS हो गया, बीटेक हो गया, ये बड़े बड़े कॉलेज सब है, मतलब जो आपका कॉलेज में मिलता है, कोई भी ऑर्डिनरी कॉलेज भी हो सकता है, तो उसमें भी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मैक्रो पढ़ाया जा रहा है, MACRO, मैक्रो विषय पढ़ाया जा रहा है, हर जगह ही पढ़ाया जा रहा है। मगर क्या वो जब पढ़ के निकलते हैं तो क्या उसके पास वो स्किल होता है एम्प्लॉयबल होने के लिए? नहीं होता है जी। उसको अलग से कंप्यूटर कोर्स करना पड़ रहा है, उसको अलग से जावा करना पड़ रहा है, उसको अलग से दूसरा चीज़ करना पड़ रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए जो चेयरपर्सन है UGC, जिन्होंने ये खुद एडिटोरियल लिखा है स्टूडेंट, तो उनका मानना ये है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोनों चीज़ पे फोकस किया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और भारत सरकार ने क्रेडिट वाला सिस्टम तो पहले लाया ही है कि मान लो कि कहीं से हम स्किल डेवलप करते, कोई क्रेडिट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है।
अब तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, हम बीटेक भी ले रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। बात समझ गए? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इसलिए क्या चाहिए, माइक्रो क्रीडेंशियल चाहिए। वही स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग छोटे छोटे कोर्स चाहिए जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग संस्था प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए माइक्रो क्रीडेंशियल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल गैप को भरने के लिए। जो स्किल तुम्हारा गैप जो है, स्किल गैप क्यों है, क्योंकि पूरा खाली ध्यान आप मैक्रो पे दिए, माइक्रो पे ध्यान ही नहीं दिए, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान ही नहीं दिए। तो ये बोला कि बहुत बड़ा गैप है जो विद्यार्थी नॉलेज अचीव करता है हायर एजुकेशन संस्था में और जो नॉलेज उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए, दोनों के बीच में ह्यूज गैप है। समझ गए स्टूडेंट? एंड इट इज अ ट्रू, ये सही बात है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो क्रीडेंशियल्स का, और ये जो गैप है उस गैप को भरने के लिए काम आता है। इसमें आपका स्किल डेवलप हो रहा होता है, मॉडर्न स्किल जो चाहिए, इसमें आपका कंपिटेंसी डेवलप हो रहा होता है। तो देखो इसलिए बोला गया कि दे आर इवॉल्विंग, ये न्यू नॉर्मल के रूप में इवॉल्व हो रहा है। और बहुत सारा देखोगे, बहुत सारा वर्ल्ड का जो यूके देखोगे, यूएस में देखोगे, तो ये है माइक्रो क्रीडेंशियल एकदम इंटीग्रेटेड कोर्स है उन लोग का। मैं इंडिया का है थोड़ा पुराना चल रहा है इंडिया में, बात समझे ना? तो इंडिया में थोड़ा पीछे चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए माइक्रो क्रीडेंशियल यदि हायर एजुकेशन सिस्टम में हो तो इसका बहुत फायदा होगा, संस्था को भी फायदा होगा और विद्यार्थी को भी फायदा होगा। विद्यार्थी को उधर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीटेक खत्म होने के बाद 1 साल स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, कॉलेज में सभी मिल गया, फुल स्किल डेवलप हो जाएगा फिर। समझे? तो यही चीज़ बताया गया स्टूडेंट। आगे देखो, तो क्या समझते हो माइक्रो क्रीडेंशियल्स? ये शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग स्टडी, यानी कि वही बात है, 1 हफ्ता का, 1 महीना का, 2 महीना का, इस तरह का कोर्स होता है। समझे? नंबर 1। और ये क्या आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है, कुछ दिन ऑनलाइन कुछ दिन ऑफलाइन, इस तरह भी हो सकता है। समझे? हाँ, बिगिनिंग स्टेज वाला भी हो सकता है, एडवांस वाला भी हो सकता है, इंटरमीडिएट वाला भी हो सकता है। होता है ना, अलग अलग बोलते हैं ना, एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो, इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ना चाहते हो, बेसिक समझना चाहते हो, होता कि नहीं होता? अलग अलग होता है ये। तो देखो ज़्यादा दिन नहीं लगता है जी, 1 हफ्ता में कोर्स खत्म, 1 महीना में कोर्स खत्म, छोटे छोटे कोर्स होते हैं इसमें। तो देखो ये इस तरह बनाया गया ताकि बहुत अच्छे से स्किल डेवलप हो सके। समझे? विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो स्टूडेंट, देखो नीचे क्या लिखा गया है, डिजिटल बैजेस, माइक्रो मास्टर डिग्री, नैनो डिग्रीज एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेट आर बीइंग यूज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग। देख रहे हो ना, ये सभी डिग्री है तुम्हारा जो कि शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाता है। और देखते हो ना, अक्सर याद करो जब इंटरव्यू देने जाते हैं हम लोग, तो अक्सर हम लोग वो जो डिग्री तो लेके जाते ही है, साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किए हो, या फिर तुम ही लोग देखो कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हो, कंप्यूटर सीखे नहीं सीखे, हम कहते हो कि जरूर हमको वो चाहिए, जरूर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। क्या कि जब जाएंगे जॉब लेने के लिए तो वो दिखाएंगे, और वो देखेगा तो बोलेगा अच्छा वाह कंप्यूटर किया है लड़का, स्किल होगा इसके पास। तो ये जब कर रहा है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, तो एक डिग्री आएगा, और डिग्री के साथ स्किल भी आ रहा है। देख लो जो गैप हो गया भर जा रहा है, कितना बढ़िया होगा। तो विद्यार्थी जो निकलेगा बाहर कितना स्किल्ड होगा उसका। मगर इसलिए माइक्रो क्रीडेंशियल पे फोकस करना चाहिए, अभी तक सब मैक्रो पे फोकस कर रहा है। आगे देखो, तो ग्लोबल प्रैक्टिस देखो, दुनिया में तो ऐसा ही हो रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, है ना, यूके हो, हर जगह पे माइक्रो क्रीडेंशियल पे फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो, मल्टीपल प्लेयर्स है, अटिंगी, एलिसन.com, ठीक है, क्रेडली, कॉर्सेरा, एडेक्स, गूगल, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया भर का ये संस्था है ना, दुनिया भर का ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको इस तरह स्किल डेवलप करवाने के लिए हेल्प करती है, कोर्स देती है। तो लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं लोग सब, समझ गए ना, इंटर्नशिप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, हम लोग खुद किए हुए हैं बाहर से। हाँ, और करना पड़ता ही है, यदि आप ये नहीं करोगे तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारा डिग्री है इससे रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन, अब मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जा रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ किस तरह का। बीटेक इज टेक्निकल, बीटेक मतलब दुनिया भर का सब्जेक्ट, माइक्रोट्रॉनिक्स, ये वो दुनिया भर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद सेमीकंडक्टर, दुनिया भर का चीज़ होगा। मैं खाली उतना पढ़ने से नहीं होगा, आपको जावा भी आना चाहिए, आपको और भी बहुत सारा चीज़ आना चाहिए। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो आपको VLSI भी आना चाहिए, आपको लैपटॉप का भी वो आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन का भी आना चाहिए। तो ये तो फिर बीटेक में नहीं पढ़ाएगा, इसके लिए आपको पैरेलल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग राज्य में जाके उस तरह का स्किल डेवलप करते थे। और स्पेशली कौन सा टाइम में, जिस टाइम में छुट्टी मिलता है, जैसे कई बार आपको है ना, 2nd सेमेस्टर खत्म हुआ तो आपको मिला गैप, 1st सेमेस्टर खत्म हुआ तो मिला गैप आपको, उस गैप में आपको जाके रिकूप करना पड़ता है स्किल्स सब, समझे। और ये चीज़ हम लोग करते थे, बहुत सारे लोग करते हैं, मगर इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि ये करिकुलम में हो तो कितना बढ़िया बात हो जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा।
और यदि कंपल्सन हो जाए तो और अच्छा से करेगा। देखो कितने आदमी लोग किए बाहर से, सवाल ये भी उठता हमने किया, कितना आदमी किया, नहीं किया। मैक्सिमम आदमी नहीं करता है। मैक्सिमम आदमी को लगता है कि जो मैक्रो पढ़ रहे हैं उसी से हो जाएगा, बाहर निकलेगा जीरो स्किल। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, मैं सिंपल एक बात कहता हूं, आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ होना पड़ेगा ना। यदि आप कह रहे हो कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट का समझ होना पड़ेगा ना। आपको पता होना चाहिए कि ईसीजी मशीन कैसे चलता है, उसके अंदर किस तरह बना हुआ है, पेसमेकर क्या होता है ना, ये तुम्हारा एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, पता होना चाहिए। खाली थ्योरी में नहीं ना, प्रैक्टिकल में भी पता होना चाहिए। उसका सर्किट कैसे बनता है वो भी पता होना चाहिए। वो सब नहीं बताता है बीटेक में। उसके लिए आपको अलग से, आप सिमुलेशन के लिए बहुत तरह का तुम्हारा ऐप सब, LT स्पाइस है ना, और तुम्हारा मैटलैब है कि नहीं है। मैटलैब तो तुमको नहीं सिखाएगा, आपको पीछे सीखना, माइक्रो प्रोसेसर, कीपैड। तो कहने का मतलब कि यस, आपको वो स्किल बाहर से डेवलप करके लाना पड़ेगा ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वही हमारे जो UGC के जो चेयरपर्सन वही बोल रहे हैं। तो ग्लोबल प्रैक्टिस तो ऐसा हो रहा है स्टूडेंट। देखो इंडिया नाउ हैज अ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इंडिया के पास भी इस तरह का व्यवस्था है स्टूडेंट, कि जहां पे हम लर्निंग आउटकम्स का बात कर रहे हैं। ये नहीं कि मगीफाई पे बात नहीं कर रहे हैं, कितना रटा, कितना पॉइंटर लाया, उससे कोई चर्चा ही नहीं है। वो कितना स्किल है उसके अंदर। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि प्लेसमेंट के टाइम में पता चला 5 CGPA वो 5 लाया, 6 लाया, और उसका गूगल में प्लेसमेंट हो गया। मार्क्स से क्या लेना देना है कंपनी को, मार्क्स से क्या लेना देना है एम्प्लॉयर को, समझे। एम्प्लॉय को क्या लेना देना है बताओ जरा हमको। वो देखेगा तुम्हारे पास कितना स्किल है, तुम्हारे पास स्किल है, ठीक है, मार्क्स तुमको मिला नहीं मिला मुबारक है तुमको, जवाब यहाँ से। स्किल कितना है, स्किल कितना है। देखो हमारे पास है इस तरह का व्यवस्था है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है हमारे पास, जिसपे हम लर्निंग आउटकम से बात करते हैं, समझे। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलाउ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि मान लो कि हमने कुछ कंप्यूटर वाला कोर्स किया तो कुछ क्रेडिट आया ना, एक क्रेडिट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो मेरा सर्टिफिकेट जो कॉलेज से मिलने वाला, उसमें वो चीज़ इंक्लूड भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि बीटेक हम 2 साल यहाँ से किए और 2 साल में दूसरे कॉलेज से किया, तो वो फिर ट्रांसफर भी हो सकता है वो क्रेडिट। उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसका लिंक अच्छा होना होगा। बात समझे। तो देखो क्या वे फॉरवर्ड है, क्या चेयरपर्सन बोल रहे हैं। चेयरपर्सन यही कह रहे हैं, पूरा होल समझोगे तो बिल्कुल माइक्रो क्रीडेंशियल्स और प्लस मैक्रो जो अप्रोच है जो कि चल ही रहा है, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा, समझे। दोनों को बैलेंस करेंगे तभी संस्था भी मजबूत होगा और विद्यार्थी का स्किल भी बहुत ही आगे बढ़ेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।